हेलो, नमस्कार। बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आपके लिए एक हाल ही में प्रकाशित हुई चर्चा में छाई हुई किताब को लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है बंगाल में भाजपा। यह एक नॉन फिक्शन है जो लेखक की दशकों की रिसर्च सामने लाती है। 240 पेज की इस किताब का मूल्य है 299 रुपए और जिसके प्रकाशक हैं पेंगुइन स्वदेश। बंगाल में भाजपा का परिचय कुछ इस प्रकार है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का बदलता परिदृश्य। आजादी के बाद से पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने बंगाल पर कब्जे की हर संभव कोशिश की है। कभी वामपंथ के गढ़ के रूप में परिभाषित बंगाल में 2016 से राजनीति ने करवट बदली है। 2006 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जनाधार छींचता चला गया। यहाँ भाजपा के करिश्माई सेनापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड चुनावी लहर का मजबूती से सामना करने वाली तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो क्या अब राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में आने की बारी भाजपा की है? वरिष्ठ पत्रकार मंजीत ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को करीब से देखने के साथ पिछले 15 वर्षों का हर चुनाव कवर किया है। बंगाल पर अपने गहन शोध व विमर्श के बाद उनका मानना है कि आने वाले चुनावों में भाजपा के पास राष्ट्रवाद और रामलला हैं, लेकिन ममता के पास पहले की तरह बंगाल अस्मिता और सांस्कृतिक उपाख्यानों का सहारा है। राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद के बीच का द्वंद्व बंगाल के चुनावी युद्ध को और अधिक दिलचस्प बना रहा है। यह पुस्तक बंगाल में भाजपा और संघ परिवार की यात्रा को विस्तार से बताने के साथ साथ पाठकों को आजादी के बाद से अब तक बंगाल की बहुरंगी राजनीति से रूबरू कराती है। आपके लिए इस बार किताब के लेखक और उसके संपादक से हुई बातचीत लेकर आई हूँ। देखिए और जरा बताइए कि यह कोशिश आपको कैसी लगी। जो बंगाल में भाजपा किताब आपने लिखी है मंजीत जी, इसके पीछे का विजन क्या था, क्यों लिखी है किताब? देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए पिछली बार पश्चिम बंगाल में, तो कई लोगों ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल भाजपा जीत नहीं पाई। उन लोगों ने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी वहां 77 सीटें लेकर के आई और उससे पहले सिर्फ 3 विधायक थे उसके, और उससे पहले 2011 में सिर्फ 1 विधायक था। तो 1 से लेकर के 77 तक और 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी। तो ऐसे स्टेट में जहां कहा जाता था कि ये लालगढ़ है, यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वर्चस्व है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। लेकिन इस किताब को लिखने के पीछे का कारण ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहली, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं रही थी तो उसका अस्तित्व तो नहीं था। 1939 से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी उस समय, लेकिन संघ का अस्तित्व वहां था। उसके बाद जनसंघ जब स्थापित हुआ तो वो स्थापना करने वाले जो मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो बंगाल के थे। हिंदुत्व के बीज जो पुष्पित और पल्लवित हुए हैं पूरे देश भर में, उसका बीज वपन जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसकी कर्मस्थली है। तो वहां पर जो विस्तार हुआ है 7 दशकों में, बड़ा धीरे धीरे हुआ है, लेकिन एक सॉलिड तरीके से मान गया। बिल्कुल आपकी बात से सहमत होते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपने इस किताब का जो उपशीर्षक रखा है वो रखा है वामगढ़ में दक्षिणपंथ की विकास यात्रा। तो अब नहीं लगता है कि क्या वामगढ़, उसको कहना सिर्फ वामगढ़ पश्चिम बंगाल को किस तरह से परिभाषित करता है कि और दक्षिणपंथ किस तरह से डेवलप हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, आप अगर आजादी के ठीक बाद के समय को देखेंगे पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ, तो वहां पे आपने देखा होगा कि शरणार्थियों का बहुत बड़ा रेला आया था, सैलाब आया था जब पूर्वी पाकिस्तान, भारत का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बना। तो आमतौर पर हिंदू शरणार्थी आए थे, मुसलमान तो क्यों आते। लेकिन ऐसी स्थिति में वहां पर जनसंघ की जो दक्षिणपंथी नीतियां थी, वो उसका विचार और प्रसार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसी समय उस इलाके में अनाज की बहुत कमी थी, तो वहां एक फूड मूवमेंट शुरू हुआ और इसकी अगुवाई कर रहा था वाम दल जो है वो कर रहे थे।
तो इसकी वजह से वहां पर उस इलाके में जो एक बार वामपंथ सत्ता में आया, 77 में आया, लेकिन जो अराजक दौर था 60 के और 70 के शुरुआती दशक में, उसके बाद जो वाम दल सत्ता में आए और उन्होंने एक मजबूत वहां पे किला बनाया, वो इसलिए कहा गया। आपकी किताब कहती है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की यात्रा की है। हाँ। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जब जनसंघ की स्थापना हुई तो पहली बार जब इलेक्शंस हुए लोकसभा के, तो जितने देश भर में सीटें आई उसमें से 2 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल से आई। तो मुखर्जी के निधन के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा या जो जनसंघ था उस समय, उसके कदम कमजोर पड़ गए। पूरे देश में भी हुआ, लेकिन उस समय इसलिए गठबंधन करके हो ममता बनर्जी के साथ या बाकी तरीके से हो, लेकिन ये जो है बहुत बढ़िया जस्टिफाई आगे पीछे किया होता आपने। है। एक बात बताइए, जब राम मंदिर जैसा बड़ा आंदोलन, एक राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसके बीच आपने एक लेखक रूप में ये साहस कैसे किया कि बंगाल में बेअसर रही राम लहर? नहीं, राम लहर बेअसर रही, मतलब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई या बाकी जगहों पर राम लहर ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 85 सीट तक ले जाने वाली जो लहर थी, वैसा लहर पश्चिम बंगाल में नहीं रहा। ये इसलिए बेअसर रहा। बाकी कोठारी बंधु जो कार सेवक थे, वो तो और वैसे आपने किताब में बहुत ढंग से समझाया, कोठारी बंधु समझाया, राम मंदिर आंदोलन में बंगाल की भूमिका समझाई है, लेकिन वही कहीं कहीं इस किताब में आप लगता है कि आप ममता की छांव में आप भी आ गए हैं। तो ममता की छांव का किस्सा क्या है? ममता की छांव इसलिए, ममता बनर्जी बहुत ही सबल सशक्त नेता है, और जिस तरह से ऐसा अजेय लगने वाले लालगढ़ को उन्होंने तोड़ा, मतलब ईंट ईंट दरका दिया, कैसे हो सकता था? ममता बनर्जी बहुत सबल नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, और जिस तरह से अपनी रणनीति बनाकर, और बहुत आक्रामक नेता है। आप खबरें पढ़ेंगे कि वो जेपी के कार की बोनट पे चढ़ गई थी, और कई लोगों ने, कई वेबसाइट्स ने लिखा है कि नाच रही थी, नाच नहीं रही थी। ममता बनर्जी का जेपी के कार के बोनट पर चढ़ जाना एक बड़ी घटना थी, लेकिन वामपंथ के रूप में इस देश को श्रमिक आंदोलन से लेकर एक मजबूत सरकार देने का काम भी बंगाल ने किया था। आपकी किताब कहती है कि वाम से अवाम दूर हुई। आपको लगता है कि क्या इससे देश में वाम के खात्मे की भी शुरुआत हुई है? नहीं, खात्मा नहीं कहेंगे, लेकिन अब अगर वामपंथ या वो विचारधारा से विश्वविद्यालयों तक सीमित रह गई है, इसके पीछे रीजन है बंगाल का। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, नंदीग्राम और सिंगूर क्या था, असल में किसानों और मजदूरों का आंदोलन था, जो कायदे से वहां के वामपंथी पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस ने किया। तो आम जनता के बीच में तृणमूल कांग्रेस की पैठ बनी, किसानों ने वोट दिया। एक जो तापसी मलिक थी, उनके उसके ऊपर तो गाना बना दिया उनके हुमायूं कबीर ने। हालांकि हुमायूं कबीर एक ही टर्म रहे लोकसभा सांसद, लेकिन जिसके नाम पर इतना गाना वाना बना दिया, वो कहाँ है? मंजीत जी, इस किताब को लिखते हुए मुझे कई बार, पढ़ते हुए कई बार मुझे लगा कि आप बंगाल को कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी इतना बड़ा कांड होता है वहां, प्रयोगशाला है, इतना बड़ा एक कांड होता है। इस कांड के पहले आप लिख चुके थे कि ममता की मुस्लिम योजना है। तो क्या मतलब किस तरह से आप समझ पा रहे हैं बंगाल को और ममता की उस मुस्लिम योजना को? देखिए, वोट बैंक जो है ना, वो एक बहुत अहम रोल होता है सियासी, जब भी मेरा आशय संदेश खाली से है। हाँ, मैं संदेश खाली में समझ रहा हूँ, संदेश खाली का भी जिक्र है उसमें। आज की घटना नहीं है, कोई भी राजनीति में कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, बहुत दिन से उसके बीज बोए जाते हैं जी। और वो बीज जो उसका जिक्र है इसमें, संदेश खाली का, जो शाहजहां शेख उनका भी जिक्र है, वो 10 साल पहले, 12 साल पहले से चल रहा है। और देखिए, जो आप मुस्लिम योजना की बात कर रहे हैं ना, तो मुस्लिम इसलिए वहां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ बंगाल में मुसलमान जो हैं वो वोट बैंक के तौर पर बहुत मजबूत हैं। कम से कम 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आबादी 50% से अधिक है। वोट जहां, अब देखिए, ममता बनर्जी ने खुद कहा, बांग्ला में कहा कि जे गेरू दूध दे तार लातो खेते हो, मतलब जो गाय दूध देती है उसके लात भी खाना पड़ता है। तो जो ऐसा बयान नेता दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो आपको लगता है कि ममता की मुस्लिम योजना पर शाह की बिसात भारी पड़ रही है? अगर पिछले विधानसभा तक कहें तो शायद नहीं। अगर भारी नहीं पड़ती तो 18 सीट भाजपा ले आ पाती क्या 2019 में? अच्छा, शाह की बिसात की बात आपने अपनी किताब में की, और वहीं आपकी किताब न्यू निर्माण की बात करती है, जिसमें वो नेता रहे जिन्होंने संघ से विद्रोह जैसा कर दिया कि हम हिंदू संगठन बनाएंगे, आपकी किताब कहती है। तो अब क्या लगता है कि वो जो मजबूती थी, भले संघ से विद्रोह था, लेकिन उनको भी संघ का परोक्ष समर्थन था, कहीं ना कहीं क्या है पीछे चल रहा था? देखिए, संघ के और उसके अनुषंगिक संगठनों के साथ एक खासियत रही है कैडर बेस्ड पार्टीज की, उन्होंने भले ही अलग पार्टी बनाई हो,
लेकिन वो कभी कांग्रेस या दूसरे ऐसे दलों में नहीं चले गए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन विचारधारा वही रही। हो सकता है कि संघ से, चाहे गोवा में हो चाहे पश्चिम बंगाल में हो, अलग हुए, लेकिन उन्होंने, या कल्याण सिंह का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उन्होंने पार्टी अलग बनाई, वैचारिक रूप से वही रहे जो संघ कह रहा है। आपकी किताब के मैं आखिरी 2 अध्यायों पे बात करता हूँ, जो जबरदस्त अध्याय हैं, जो आगे की दिशा तय करने वाले अध्याय हैं। आपकी किताब कहती है कि 21 में हाफ, और इसके बाद उसी को जोड़ती है जड़े जमाने की जुगत से। इसको आम पाठक के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और आपको क्या लगता है कि 21 में वो आधारशिला रखी जा चुकी है जो 26 के लिए है? 21 नहीं, जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ, जैसे जैसे जियो, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, जैसे जैसे मुफ्त इंटरनेट दिया, वैसे वैसे भाजपा का विस्तार पश्चिम बंगाल में हुआ, वो ये किताब बताती है। सोशल मीडिया आज के जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज के विस्तार का बहुत बड़ा टूल है, और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, फेसबुक का बहुत कायदे से इस्तेमाल करना जानती है। तो इस वजह से आप देखिए ना, आप अपने नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, बाकी जो सोशल मीडिया मंच है उस पर, तो ये उसमें बहुत बड़ा रोल। मंजीत जी, मैं आपकी किताब के 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। आप लिखते हैं फंसा रहे हैं कि पात्र भले ही बदल जाएं, पर इतिहास के आख्यान में दोहराव सा होता है। लोकतंत्र का सौंदर्य इसी बात में निहित है कि करिश्माई नेतृत्व को भी जनता के दरबार में हाथ बांधकर खड़ा होना पड़ता है। राजनीति गुंजाइश नाम के शब्द के इर्द गिर्द घूमती है और घुमाई जाती है। ये गुंजाइश क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव की? गुंजाइश देखिए, अगर आपने किताब पढ़ेंगे तो मेरे किताब की पहली पंक्ति यही है, आप देखिए जाकर। गुंजाइश यही है कि आप मैं 2009 के लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जब तृणमूल कांग्रेस के 19 सीटों की बात लाइव में हमने कही थी, तो कई लोगों ने, दिल्ली में न्यूज रूम में बैठे कई लोगों ने मुझसे कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वामपंथ को उसके घर में ममता बनर्जी कैसे हराएगी। रोल बदल गया। जहां पे माकपा कभी खड़ी थी, वहां पे आज तृणमूल कांग्रेस खड़ी है, और जहां कभी तृणमूल थी, वहां आज भाजपा खड़ी है। वही कह रहा हूं कि भूमिकाएं बदलती हैं, कहानी वही रहती है, लोग बदल जाते हैं। किसी फिल्म थी जब जब फूल खिले, शशि कपूर थे उसमें, नंदा थी, बाद में उसी कहानी को आमिर खान ने राजा हिंदुस्तानी बनाया, करिश्मा कपूर, समझ गए, और उससे पहले मिथुन चक्रवर्ती ने बनाया था, उसका नाम था प्यार झुकता नहीं। कहानी, हीरो बदल जाते हैं, मूल कहानियां वही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आज इतना ही। याद रखें कि किताबों को उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही लेने की कोशिश करें तो यह अच्छा होगा। प्लीज से नो टू बुक पायरेसी। नमस्कार, जय हिंद।